उस पीरियड में सबसे गंदा जो क्रिमिनल था वो ये अबू सालिम था। गुलशन कुमार जैसे इनोसेंट आदमी को उसने मंदिर में, जब वो मंदिर जा रहे थे वहीं उसकी हत्या करा दी थी। तो सबसे हीनियस क्राइम बोलूंगा इसको मैं। अजीत दीवानी का मर्डर कराया था। अभी अजीत दीवानी मनीषा कोइराला जो हम एक्ट्रेस हैं उनका सेक्रेटरी था जी। तो अबू सलीम का ऐसा टेरर था कि कोई भी इसका फोन उठाने से डरते थे। इसको लेफ्टिनेंट बोलते थे इंडस्ट्री में। मतलब इवन कैमरामैन से उसने एक्सेशन किया था, किसी को छोड़ा नहीं था। तो इसका फोन ही लोग उठाते नहीं थे। तो फोन नहीं उठा रहे हैं तो उनको मैसेज देने के लिए इंडस्ट्री को मेरा फोन उठाओ, तो उसने उसके फोन नॉर्मली सेक्रेटरीज उठाते हैं जी। तो सेक्रेटरी को सिर में गोली मरवा दी थी। वो केस हम लोगों ने ओपन किया था। एक जमाना था 90s में, गैंगस्टर्स की इतनी दहशत थी कि दाऊद के नाम का ब्रेसलेट पहनते थे लोग, बेल्ट में डी का लोगो, हाँ वो लोगो होता था, गले में चेन में लॉकेट होता था, दाऊद का फोटो। हाँ, फोटो नहीं, डी। हाँ अच्छा, डी रहता था। वो दिखाना है कि मैं डी गैंग का हूँ। हाँ डी, मतलब 90s में ऐसा, 88 90s में ये दौर था। राजन दाऊदीन की एक्टिविटी हमारे एरिया में ज्यादा थी। मैं बेसिकली बैंड्रा टू दहिसर ये एरिया था हमारा जी, वेस्टर्न सबब। उधर दाऊद की एक्टिविटी थी, छोटा जिंग की थी। दोनों को हम लोग भगाते थे, दौड़ाते थे। उस टाइम की हीरोइंस जो थी, जो शायद उतने पॉपुलर नहीं थे बट शायद पॉपुलर बनना चाहते थे, तो वो लोग ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन्स, दाऊद हो, इन लोग का मदद लेते थे। ये बिकॉज ये भी दिखाया जाता है काफी फिल्म। हाँ है ना, मोनिका बेदी ग्लेरिंग एग्जांपल है अबू सलीम की मदद से। लेकिन एंड क्या हुआ है उसका? बायोडोलस को तो मैंने खुद ने पकड़ा था 91 में, घाटकोर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। तो एक बार में ज्यादा शराब पी ली उसने डांस बार में जी, साईनाथ डांस बार का नाम था जी। तो असलफा विलेज में वो बार है। मैं आगे ही नाकाबंदी में खड़ा था यूनिफॉर्म पहन के। ये आया, वेपन तो रास्ते में फेंक दिया उसने, फायरिंग की तो पुलिस आने लगी तो ये भागा। तो नाकाबंदी में हम लोगों ने इसको पकड़ा था। माइसेल्फ प्रदीप शर्मा, एक्स पुलिस ऑफिसर। ये जो इंटरव्यू मैंने दिया है आप लोग शुभजीत के शो में देख सकते हैं, देखोगे, पॉडकास्ट में देखोगे, यूट्यूब में देखोगे। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन। थैंक यू। ऑलराइट, मेरे दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया टू ज्वाइन मी फॉर अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड, अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट। मैं हमेशा ये एक चीज़ कहता रहता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इट्स वेरी क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन ऑन स्क्रीन हीरोज एंड रियल हीरोज। लेकिन रियल हीरोज के भी जो एक, अगर मैं एक ताज और एक नाम दे दूं, बादशाह ऑफ रियल हीरोज, वैसे एक बादशाह आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, द वन एंड ओनली प्रदीप शर्मा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। इज एन एब्सोल्युटली लेजेंडरी कॉप एंड उन्होंने जो सर्विस दिया है मुंबई पुलिस को एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुंबई जैसे शहर को, इन ऑर्डर टू मेक इट क्राइम फ्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ सेफ प्लेस फॉर सिटीजन्स। आप जैसे लोग आज सुरक्षित घूम पा रहे हो, मेरे जैसे लोग आज सुरक्षित काम कर पा रहे हैं प्रदीप शर्मा सर जैसे लोगों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करने के लिए। व्हाट अ प्लेजर इट इज, जेन्युइनली। 2 मिनट तो मेरा फैन मोमेंट चलेगा, उसके बाद में सवाल जवाब पूछूं। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो टैग होता है मीडिया क्रिएटेड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एंड ऑल, ये मीडिया क्रिएटेड टैग होता है, राइट? पर जब लोग आपको मिलते हैं तो वो टैग की वजह से डर से मिलते हैं या फिर इज्जत से मिलते हैं, या फिर आपको क्या महसूस होता है लोगों के अंदर जनरली जो आपको शायद पहली बार मिलते होंगे? जैसा कि आपने खुद ने कहा कि ये मीडिया टैग है, बिल्कुल ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट नहीं है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वगैरह। जी, हम लोग पुलिस ऑपरेशंस में जाते हैं जी, सामने अगर फायरिंग हो रही हो हम लोग भी सेल्फ डिफेंस में फायर करते हैं। अगर सामने वाला इंजर्ड होता है उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, बाई चांस की डेथ होती है जी, तो उसको हम लोग पुलिस ऑपरेशंस बोलते हैं। जी।
कि एक क्रिमिनल न्यूट्रलाइज हो गया। हम्म, तो लोग मुझे बोलते हैं तो मुझे थोड़ा हमेशा और लगता है, हमेशा मैं उनको क्लियर करता हूँ ऐसा कोई ऑफिशियली पोस्ट नहीं है एज एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जी तो ऑपरेशन हैं, पुलिस ऑपरेशन हैं, उसमें हम लोग जाते हैं, वो सब हमेशा इस सेम बात में दोहराता हूँ। जी अच्छा नहीं लगता मुझे, जी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं कहा गया है कि किसी को मारो, उसको अरेस्ट करो। रेजिस्ट करती है तो करना पड़ता है फिर, तो सेल्फ डिफेंस में। हाँ, छोटा मोटा फोर्स का इस्तेमाल करो। अगर सामने वाला हमको ही मारना चाहता है तो फिर हम लोग को भी कुछ करना पड़ता है, ऑप्शन नहीं रहता। हाँ। सर कुछ तो बात था आपके 83 वाले जो स्क्वाड मेंबर्स है, आप हो, बाकी लोग हैं, एंड आई थिंक उस टाइम का जो दौर था मुंबई में, दैट 83 स्क्वाड का जो जज्बा एंड जोश था वो चाहिए था हमारे शहर को। क्या लगता है आपको, जेन्युइनली बताना दिल से, आपका वो जो 83 वाला स्क्वाड था, उन लोगों में वो चीज़ था जो शायद पहले थोड़ा बहुत एटीट्यूड वाइज बोलिए या अप्रोच वाइज बोलिए मुंबई पुलिस में मिसिंग था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तभी भी जज्बा था, जोश था, जुनून था। हम जब 83 में ट्रेनिंग कंप्लीट करके मुंबई में पोस्टिंग हुई, जी ऑल ओवर महाराष्ट्र सबकी पोस्टिंग हुई, हमारी कुछ लोगों की मुंबई में पोस्टिंग हुई, जी तो उस समय माहौल ऐसा था कि दिन में 3 या 4 मर्डर होते थे, और बड़े बड़े लोगों के, जो इन्फ्लुएंशियल लोगों के, बिजनेसमैन लोगों के, पॉलिटिशियंस, ये सब होते रहते थे। तो देख देख के मतलब इतना क्राइम ये था कि सुपीरियर्स ने बोला कि कैसे भी इसको कंट्रोल करो। तो हम लोगों ने हमारे आगे पिछली बैचेस हैं, उन्होंने सबने मिलकर इसको कंट्रोल किया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि खाली 83 की बैच ने कंट्रोल किया है, लेकिन हम लोग जिस समय आए थे उस समय सबसे ज्यादा क्राइम था, तो नेचुरली हम लोगों को हिस्से में ज्यादा क्राइम आया तो सॉल्व किया। आपके जो टीम मेंबर्स थे, जिन लोग के साथ आपने मिलके एज अ टीम काम किया, वो टीम बॉन्डिंग, लाइक क्रिकेट में बोलते हैं कि टीम बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, एज अ टीम खेलो तब जाके जीतते हो। आप भी एज अ टीम, आप लोगों ने जाके ऑन ग्राउंड आप लोगों ने जंग लड़ा, तब जाके मुंबई आज एक सेफ शहर बना, राइट? आपके टीम मेंबर्स जो आपके साथ थे, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? मेरी टीम मेंबर में एक अरुण बोराडे थे जी, वो मेरे बैचमेट ही हैं, विनायक सावदे थे, प्रकाश भंडारी थे, अशोक बोरकर थे, दया नाइक थे, सब हम लोग फैमिली मेंबर जैसे थे। मतलब वो सबके रोल्स डिफाइंड थे, इसने ये करना है, उसने वो करना है, उसने पेपर वर्क करना है, उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इसने वेरीफाई करना है। ये सब रोल डिफाइंड थे, उस हिसाब से हम लोग काम करते थे, अपने अपने जो रोल्स थे उस हिसाब से काम करते थे। कभी भी आपको, मतलब आई नो कि एक आपका लाइन बहुत फेमस है जो मैं सुनता रहता हूँ कि वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप, राइट? तो वो डर नाम का चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपने महसूस किया होगा, राइट? बट इंसान टू एन एक्सटेंट खुद के लिए अगर वल्नरेबल नहीं भी हो, बट लेकिन जब फैमिली के ऊपर बात आती है ना, तो इंसान शायद थोड़ा बहुत सोचता है। कभी भी आपके फैमिली को लेके कुछ भी थ्रेट आपने महसूस किया जिसको आपको अलग से न्यूट्रलाइज करना पड़ा ताकि वो आपके फैमिली के ऊपर ना जाए? बिकॉज एक टाइम पे अंडरवर्ल्ड ऐसा भी कर रहा था कि जब पुलिस से लड़ नहीं पा रहे थे, उनके फैमिलीज के ऊपर भी अटैक कर रहे थे, राइट? वो आपने कैसे हैंडल किया सर? नहीं, मुंबई में ऐसा मेरी नॉलेज में कोई इंसिडेंट नहीं है कि फैमिली पे अटैक हुआ हो। एक अनरिटन कोड होता है, तो फैमिलीज पे मोस्टली पुलिस ऑफिसर्स की अटैक नहीं करते हैं। अगर फैमिलीज पे अटैक करेंगे तो उनकी फैमिलीज भी आई हैं, बिल्कुल, ये उनको भी मालूम है, भले वो बैठे कहीं भी हों। तो ऐसा नहीं हुआ नहीं है। रूमर्स आती रहती हैं, तुमको छोड़ेंगे नहीं, फैमिली को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वैसा रूमर्स होती हैं सब। गैंगस्टर बेसिकली एक ठग होता है, उसको जहां बेनिफिट है वही काम करेगा, वो जहां उसको लॉसेस होंगे वो काम कभी नहीं करेगा। उसका बेसिक इंटेंशन क्या है? पैसा कमाना, फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, तो खुद को ज्यादा उलझाता नहीं है वो। ऐसा मतलब ये फैक्ट है। तो ठग है, यहाँ पैसे मिले, वहां पैसे मिले, वहां भागता है वो, किसी की फैमिली को डिस्टर्ब करके, तो और ज्यादा अटेंशन खुद के ऊपर नहीं लेना चाहता है, चुपचाप जो मिलता है निकल लेता है।
अटेंशन से मुझे याद आया कि अबू सालेम जो हमारे देश के बहुत ही मतलब हेटेड टेररिस्ट रहे हैं, जिन्होंने बहुत देश को नुकसान पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है, राइट? वो जब अरेस्ट हुए थे, उन्होंने आई थिंक मेरे ख्याल से कहा था कि प्लीज़ मुझे प्रदीप शर्मा क्राइम ब्रांच के पास मत भेजिए, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था, राइट? आपके बारे में पेपर में पढ़ा था। पेपर में आपने पढ़ा था। जब इतने खतरनाक लोग जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, उनके सामने, उनके लिए आप एज एन इंस्पिरेशन एंड मिसाल खड़े हुए रहते हो कि चलो अगर ये तरफ बुराई है तो ये तरफ अच्छाई भी है, राइट? आप अपने आप को वैसे, लोग आपको वैसे ही मतलब ट्रीट करते थे और आप भी अपने आप को वैसे ही समझते थे कि अगर उस तरफ बुराई है तो मेरा फर्ज बनता है मुंबई पुलिस के हिसाब से कि मैं उस बुराई का नाश करूं, खत्म करूं? मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, उस पीरियड में सबसे गंदा जो क्रिमिनल था वो ये अबू सालिम था। गुलशन कुमार जैसे इनोसेंट आदमी को उसने मंदिर में, जब वो मंदिर जा रहे थे, वहीं उसकी हत्या करा दी थी। तो सबसे हीनियस क्राइम बोलूँगा इसको मैं। अगर वो गैंगस्टर डरता है किसी से तो अच्छी बात है ना, लोगों में कॉन्फिडेंस होता है एजेंसी के बारे में, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, कि किसी न किसी से तो आदमी डरता है, अच्छा लगता है। कितना बड़ा गैंगस्टर, सो कॉल्ड डॉन, ये स्टेटमेंट सीबीआई को देता है, वो भी दूसरी एजेंसी को देता है, वही, नॉट इवन मुंबई पुलिस। नहीं, जब वो पोर्तुगाल से एक्स्ट्राडिट हुआ था तो सीबीआई हमारी एपेक्स एजेंसी है जी, पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पहले उनकी कस्टडी में आता है, वो लोग उसको लेके आए थे। फिर बाद में हैंडओवर वगैरह जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। उनको उसने स्टेटमेंट दिया था, ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। जब हमारी कस्टडी में आया तो हम लोगों ने भी उसको इंट्रोगेशन किया था। अजीत दीवानी का मर्डर कराया था। अभी अजीत दीवानी मनीषा कोइराला जो हम एक्ट्रेस हैं उनका सेक्रेटरी था जी। तो अबू सलीम का ऐसा टेरर था कि कोई भी इसका फोन उठाने से डरते थे। इसको लेफ्टिनेंट बोलते थे इंडस्ट्री में, मतलब इवन कैमरामैन से उसने एक्सेशन किया था, किसी को छोड़ा नहीं था। तो इसका फ़ोन ही लोग उठाते नहीं थे, तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो उनको मैसेज देने के लिए इंडस्ट्री को मेरा फ़ोन उठाओ, तो उसने उसके फ़ोन नॉर्मली सेक्रेटरीज उठाते हैं जी, तो सेक्रेटरी को सिर में गोली मरवा दी थी। वो केस हम लोगों ने ओपन किया था। मनीषा कोइराला उस टाइम पे उनका मनोस्थिति कैसा था? आप सोचिए कैसी मनस्थिति रही होगी, पूरी इंडस्ट्री की मनस्थिति कैसी रही होगी। इंडस्ट्री वाले बेसिकली मतलब गॉड फियरिंग लोग होते हैं ये जी। एंटरटेनमेंट करना उनका काम है, हंसाना उनका काम है। बिल्कुल। उनको तो नेचुरली सब मतलब डर का माहौल था। फोन उठाना स्टार्ट हो गए, फिर जो चाहता था जी वही हुआ। तो फिर ये अबू सलेम वाला किस्सा आपने अपने तरफ से फिर कैसे खत्म किया? खत्म मतलब वो वहां पकड़ा गया ना जी, पुर्तगाल में। हाँ। उसके बाद किस्सा खत्म। अभी भी जेल में है, बिल्लियों को दूध पिलाते रहता है जो गवर्नमेंट का दूध आता है जी, वो पिलाते रहता है। मतलब अबू सलीम तो ऐसा था कि अगर उसका कोई शूटर बोलो या हैंडलर बोलो या उसकी गैंग का कोई पकड़ा जाए तो उसका बोलना था अभी वो तो गवर्नमेंट का हो गया, गवर्नमेंट उसका भत्ता खिलाएगी, वो उसका बिल्कुल देखभाल नहीं करेगा, ऐसा था। इनफैक्ट मेरे ख्याल से मैंने ये सुना है कि ऐसा शायद दाऊद भी नहीं था, अपने गैंग के मेंबर्स अगर वो पकड़े जाते हाँ, वो लोग उनकी फैमिलीज का वो ख्याल रखता था। ख्याल रखते हैं, ये तो गवर्नमेंट का हो गया बोलता था जिस दिन पुलिस ने पकड़ा। एक गैंगस्टर का नाम मैंने सुना है, रफीक डब्बा वाला। रफीक डब्बा वाला। उसने जब आपके एक मित्र को फोन किया था एक्सटॉर्शन के लिए, वो आई थिंक आपके साथ ही बैठे थे उस टाइम पे, और आपने फोन लिया और आपने उसको बोला कि तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो उन्होंने आपको फोन में आई थिंक मेरे ख्याल से डराने या कुछ करने की कोशिश की है। उसको आपने कितने साल तक ट्रैक किया था? मैंने उसको 10 साल तक टेंटेटिव ट्रैक किया था, डेली ट्रैक किया था उसको। बट ये स्पेसिफिक 10 साल का जो पीरियड है, ये 10 साल, बिकॉज 10 साल बहुत टाइम होता है। मैं खुद 30 साल का हूँ, तो मतलब आप समझ रहे हो मेरे जिंदगी का 1/3 10 साल होता है। तो
स्पेसिफिकली आपको इतना, क्योंकि अगर मैं अंडरवर्ल्ड के चीज के बारे में बोलूं तो उतना बड़ा नाम मेरे ख्याल से नहीं है रफीक डब्बा वाला, राइट? नहीं, उस समय था 170 केसेस में वांटेड था वो। कितने? 170 170। मर्डर या एक्सटॉर्शन? एक्सटॉर्शन, मर्डर, 307। राकेश रोशन जी पे भी फायरिंग की थी उसने, उसी ने किया था। उसी ने किया था। मिल्टन प्लास्टिक वाले वाघानी जो हैं, वाघानी, उनके अबडक्शन में था वो। मतलब वो फ्रीलांसर जैसा था वो। अबू सालिम भी इस्तेमाल करता था उसको, और बाकी जो गैंगस्टर्स वो भी इस्तेमाल करते थे उसको। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किलर था, मतलब बड़ी साइज का जी। उसको फिर आपने ट्रैक किया था, उन लोगों ने यूटिलाइज किया उसको 10 साल बाद। 10 साल बाद डेली उसके बारे में सोचता था। बट एक आप जैसे महान पुलिस ऑफिसर के दिमाग के अंदर क्या चलता है, मुझे थोड़ा समझना है कि इतना स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ भी देखना होता है, फैमिली भी है। आपने जैसे बोला कि 10 साल लगातार आपके दिमाग में रफीक डब्बा वाला चल रहा था, राइट? सिर्फ रफीक डब्बा वाला तो नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में इंसान अपने खुद का जो दिमाग का जो मेंटल हेल्थ होता है वो कैसे ख्याल रखता था? आपने वो कैसे किया कि कभी भी अपसेटनेस बोलो या डिप्रेशन बोलो, खुद के जिंदगी में कोई भी तनाव चले या कुछ भी चले, उसको कभी अपने काम के ऊपर हावी आपने नहीं होने दिया? ये बहुत ही बड़ा चीज़ है, मतलब लोग पता नहीं कितना एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। पुलिस में जब आते हैं ना तो स्ट्रेस लेने के लिए ही आते हैं। तो स्ट्रेस ले लेके इतनी आदत हो जाती है कि उसको स्ट्रेस नहीं हो तो मजा नहीं आता है। ऐसा है। अभी एट ए टाइम दुनिया भर के गैंगस्टर्स को, तमाम गैंगस्टर्स को जो जी उस समय थे, सबको ट्रैक करते थे। एक हम लोगों ने डायरी बना के रखी थी, जिसकी जो भी इंफॉर्मेशन आती थी उसकी उसमें लिखते जाते थे। जो भी वर्कआउट करने का टाइम आता था तो उसका इस्तेमाल उस समय होता था। एट ए टाइम 15-20 गैंगस्टर्स को ट्रैक करते थे डेली। हाँ, उनके मूवमेंट्स, उनके दोस्त, उनके एडवोकेट्स, उनकी गर्लफ्रेंड्स, उनके फैमिली मेंबर्स, ऐसे अलग अलग जैसा भी है करते थे। जब से वो अंडे में रहते थे, पैदा हुए हैं, तब से हम लोग के पास में हिस्ट्री होती थी उनकी, पूरा बैकग्राउंड होता था। बट ये गैंगस्टर्स जो होते हैं सर, ये तो खुद शायद अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने नज़दीकी लोगों के ज़िंदगी के बारे में उतना प्यार, मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पैसों से मतलब है। लेकिन उनके फैमिली अक्सर कभी कभी अच्छे लोग होते हैं, राइट? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अच्छे लोग होते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि इनके फैमिली में से कोई आपके साथ कांटेक्ट करने का कोशिश किया कि देखो सर ये है, मैं उसको समझाने का कोशिश करती हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ तरीके से अगर सुलझाया जा सकता है कि मैं उसको समझाऊंगी, आप उसको मत मारो, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी नहीं चाहता कि अपने परिवार में कोई शहीद हो, राइट? या फिर इतने टाइम तक, लंबे टाइम के लिए जेल जाए, कोई नहीं चाहता। तो कभी भी परिवार वाले जब करते थे, अपने आप को कैसे देखते थे? बिकॉज वो बहुत वीकनेस तरीके से आपके पास आते होंगे, राइट? उस टाइम पे अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग कैसे रखते थे सर? अभी बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि उसकी मदर आई है मेरे पास, उसकी वाइफ आई है कि सर इसकी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, इसको सुधरने का मौका दो, आगे कुछ नहीं करेगा, इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। तो मैं कितने लोग हैं जिनको अरेस्ट करके उनके साथ, मतलब जो भी कानूनी प्रक्रिया वो पूरी हुई है, लेकिन सुधर गए वो लोग और आज आम जिंदगी जी रहे हैं। उस समय फिर बाद में इन्फॉर्मेंट बन जाते हैं हमारे, उनको डिपार्टमेंट को मदद करते हैं। बिल्कुल। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं। एक फैमिली जैसे उसकी वाइफ ऑस्ट्रेलियन थी, मालाड का रहने वाला है, अभी नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल। मालाड का रहने वाला है, उसकी वाइफ ऑस्ट्रेलियन वाइफ थी, कैथलिक, उसकी मदर भी कैथलिक, वो भी कैथलिक था। तो उसकी मदर आई मेरे पास, सर मेरे बच्चे से सब कुछ गलतियां हो गई हैं, मैं उसको लेके आई हूँ। मैंने लेके आओ, मेरा कोई पर्सनल दुश्मन थोड़ी है या डिपार्टमेंट दुश्मन है, जो कानूनी कार्रवाई होगी। तो बोले सर अभी बुलाती हूँ। तो उसने फ़ोन निकाला अपना, सामने बाहर गाड़ी में वो बैठा हुआ था और अंदर आ गया। तो हम लोगों ने अरेस्ट किया, अभी एकदम अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। देखो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक जो आप जैसे लोग जिनके साथ
एनकाउंटर्स के नंबर जोड़े जाते हैं, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि खाली एनकाउंटर करने के लिए पुलिस या मुंबई पुलिस या कोई भी देश का कोई भी पुलिस हो उसके लिए एनकाउंटर करने के लिए नहीं होता, वो भी चाहते हैं कि लोग सुधरे, आम जिंदगी जिए, अगर वो सुधर सकते हैं तो जैसा कि सर ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को वो मौका भी दिया जो शायद वो डिजर्व करते थे उस टाइम पे, राइट? मुझे एक चीज़ बताइए सर कि रफ़ीक डब्बावाला का तो ये सिलसिला मैंने सुना, उस टाइम पे जब दाऊद एंड छोटा राजन के बीच में जब टेंशन्स बढ़े और वो जब अलग हुए, मार्केट में बात फैलने से पहले मुंबई पुलिस को पता था ये चीज़? पुलिस को है ना हर चीज़ मालूम होती है। गैंगस्टर्स अभी सपोज ये फोन्स का ज़माना आ गया है जी, मोबाइल फोन्स का, जी, तो गैंगस्टर्स क्या सोच रहा है ये भी पुलिस को मालूम होता है। तो नेचुरली पुलिस को मालूम था कि क्या चल रहा है गैंग में। कुछ पुलिस के लोग होते हैं गैंग में, वो सब पुलिस को बताते रहते हैं। अच्छा, पुलिस के लोग गैंग में एज अ गैंग मेंबर? नहीं, पुलिस के लोग मतलब जो ऑलरेडी गैंग मेंबर्स हैं, हाँ, तो वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन खुद को सेफगार्ड करने के लिए देते रहते हैं। अच्छा, मतलब वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, गैंग मेंबर्स ही है, लेकिन खुद को बचाने के लिए पुलिस के लिए साथ दे रहे हैं। हाँ, क्या हर कोई अपनी राजी खुशी से तो गैंग में जाता नहीं है, कोई अननेसेसरी ड्रैग हो जाता है जी, खींचा जाता है गैंग वार में, तो फिर वो लोग पुलिस को हेल्प करते हैं। और कभी कभी हम लोग अपना आदमी प्लांट भी करते हैं, वो भी होता है। हाँ, होता है ना। अभी फिल्म में देखा होगा धुरंधर जी, अच्छा प्लांटेशन है। मैं उसी पे आ रहा था सर कि मैंने आपसे जब पूछा कि आपने धुरंधर देखा, आई थिंक धुरंधर बॉलीवुड के इतिहास में एक बहुत ही रेयर मूवी होगा जहाँ पे दाऊद इब्राहिम का नाम दाऊद इब्राहिम लेके दिखाया गया है और उसको कमजोर दिखाया गया है। हर मूवीज में अगर आप सोचोगे तो क्या दिखाते, या तो दाऊद का नाम नहीं लेते, कुछ और होते और कुछ और तरीके से दिखाते, पावरफुल दिखाते, दुबई में ये वो, कराची का बादशाह ये वो। ये मूवी में उसको कमजोर दिखाया गया पहली बार, राइट? एज अ पुलिस ऑफिसर जिन्होंने उसके गैंग बोलिया जो या बाकी के भी गैंग है, कितने लोगों को आप लोगों ने न्यूट्रलाइज किया, सेफ किया सिटी को, आपने जब वो सीन देखा पहली बार आपके दिमाग में क्या चल रहा था सर? अच्छा लगा कि एजेंसीज की वजह से उसकी हालत खराब हो गई है। बिल्कुल अच्छा लगा फिल्म में देखना, और ऐसा ही होगा वो, क्योंकि उसका भाई यहाँ अंदर है, मैंने अरेस्ट किया था इकबाल कास्कर को थाने से। हाँ, और भी उसकी एक्टिविटीज यहाँ सब स्टॉप हैं जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से। आप मुझे बताओ कभी ब्लास्ट हुआ है? नहीं, हार्डली। कश्मीर की बात अलग है, तो अलग है, बाकी दिल्ली में रिसेंटली कुछ तो हुआ, बट वो कंपेयर टू पहले तो ऑफ कोर्स हेलन हेवन डिफरेंस। अभी मतलब सोचना पड़ता है कब हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आए दिन मुजाहिदीन ये सब इंडियन मुजाहिदीन वगैरह सब नए वो तैयार हो गए थे। यासीन भटकल का नाम चलता था, इकबाल भटकल, ये वो सब, मतलब अभी आपने कभी सुना है? नहीं। आप खुद को सेफ महसूस करते हो। बिल्कुल। तो वही फिल्म में, धुरंधर फिल्म में जब मैंने देखी, दोनों वो देखे हैं मैंने, फर्स्ट भी देखी है, सेकंड भी देखी है। ऐसा ही चलता है। जब लोग बोलते हैं प्रोपेगेंडा, मैं बोलूंगा कोई भी चीज धुआं कब निकलता है? जहां आग होती है तभी धुआं निकलेगा। बिल्कुल। अभी करेंसी, मैंने खुद ने फेक करेंसी के बड़े बड़े केसेस किए। 2001 में मैंने 1.5 करोड़ की करेंसी पकड़ी थी। 2001 तब तो 1.5 करोड़ का और भी ज्यादा वैल्यूएशन था। आप सोचो, पाकिस्तान से दुबई से मुंबई वाटर डिस्पेंसर्स हैं, उसमें भर भर के आती थी। आफ्ताब भट्टी उसका मेन था, जो धुरंधर में कहानी दिखाया गया है, खनानी। हाँ, वो आफ्ताब भट्टी। दाऊद का जो फेक करेंसी का रैकेट है, आफ्ताब भट्टी संभालता था जी। वो इंडिया में पंप करता था फेक करेंसी। तो जो दिखाया गया वो हकीकत है। मतलब ऐसा मेरा माना कि छोटा मोटा फिल्मी मतलब वो कर देते हैं उसको, नहीं तो कोई देखेगा नहीं। बिल्कुल, वो थोड़ा बहुत तो ग्लैमराइज कर देते हैं। हाँ, अदरवाइज ऐसा हुआ है, मैंने खुद ने पकड़ी है ये। इनफैक्ट मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है हमजा, ये भी असली कैरेक्टर है कि ये फिक्शन है? आपको क्या लगता है?
क्योंकि अब मुझे ये चीज पता है सर कि आपका पाकिस्तान में भी नेटवर्क है, आपने इन्फॉर्मर नहीं अभी ऐसा बहुत कितने हैं, ये तो फिल्म वालों ने दिखा दिया है जी, और भी कितने कैरेक्टर्स होंगे ऐसे ही जो हम जैसे एजेंसीज को हेल्प करते हैं, अपनी जान दांव पे लगा के, फैमिली से दूर रह के, कब मर जाए मालूम नहीं, लेकिन देश की सेवा कर रहे हैं ऐसे लोग भी कितने लोग होंगे, और होनी भी चाहिए। सब लोग एसी वाले ड्राइंग रूम में सोएंगे तो कैसे चलेगा, किसी न किसी को तो आगे जाना ही चाहिए। जब 93 के ब्लास्ट्स हुए उस टाइम पे वाज अ वेरी सैड सिचुएशन हमारे, खाली आई थिंक मुंबई में नहीं पूरे देश में एक स्ट्रेस का माहौल था, डर का माहौल था। एंड उसके बाद ही कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम इंडिया से जो है वो भाग के पहले दुबई गए, फिर वहाँ से कराची गए, करेक्ट? तो ये कराची या पाकिस्तान में, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना सर कि कोई पुलिस ऑफिसर इंडिया में बैठ के, इंडिया में रह के, इंडिया में पूरी जिंदगी काम करके उन्होंने पाकिस्तान में भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जैसे अजीत डोभाल सर का मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में खुद रहे हैं, राइट? आपने मुंबई में बैठ के ये कैसे, मतलब आई एम लिटरली अम्यूज्ड। मैं 93 में एंटी नार्कोटिक सेल में था जी, तो वहाँ पठान्स वगैरह आते थे, अफगानिस्तानी नोमैंस लैंड एरिया के आते थे, पुश्तू बोलने वाले पाकिस्तानी आते थे, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए आते थे, कुछ लोग पकड़े जाते थे जी, तो पकड़े के हम लोग केसेस रजिस्टर करते थे, कुछ लोग टेक्निकल फ्लॉज की वजह से जल्दी छूट जाते थे, तो अपना उनको बताते थे ये अच्छी चीज़ नहीं है, ड्रग्स ये वो सब मत करो, ये हो, एक उनको लंबा चौड़ा भाषण देते थे, तो कुछ उसमें से हमारी साइड आ जाते थे, तो वहाँ वापस जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन, मतलब टच में तो रहते ही है ना जी, तो इन्फॉर्मेशन आती थी। कुछ गैंगस्टर्स हैं, बट ये जो ऐसा कहा जा रहा है कि रहमान डकैत और दाऊद के बीच में भी कुछ राइवलरी था, रहमान ने अपरेंटली उसके भाई को किडनैप कर लिया था पाकिस्तान में, ये हकीकत है, सच बात है सर? नहीं उस समय तो हमको नहीं मालूम थी ये बात, क्योंकि ये न्यूज़ अभी बहुत आ रहा है बाहर। कुछ मैं बताया ना, आग लगेगी तभी धुआं निकलेगा ना। सही बात है। आपके एक मैंने इंटरव्यू देखा था जिस टाइम पे आई थिंक आपका और दया सर का एक साथ कोई तो एक इंटरव्यू था टीवी पे, वॉक द टॉक। जी, वॉक द टॉक, करेक्ट। एंड उस टाइम पे आपने एक चीज़ कहा था कि आप लोग बिना वेपन्स के निकल ही नहीं सकते, बिकॉज जिस तरीके का थ्रेट है, माहौल है, एक्सेट्रा, आप कभी भी नहीं निकल सकते, राइट? कभी कभी जब आदमी, अल्टीमेटली इंसान तो है ना, थोड़ा बहुत उसको रिलैक्स तो होना भी होता है, तो वो टाइम पे आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करते थे? बिकॉज इतने हाई प्रेशर जॉब में खुद को रिलैक्स रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वो पुलिस ऑफिसर हो, आर्मी हो, कोई भी हो, तो अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए आप क्या करते थे सर, ये मुझे जानना है। हम लोग वो रिलैक्स जो आप बता रहे हैं, वो टाइम फैमिली के साथ बिताते हैं, वही हमारा रिलैक्सेशन है जी, उतना ही। नहीं। बट कभी कभी आपके जो सैक्रिफाइसेस होते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, आपके फैमिली का भी काफ़ी सैक्रिफाइस होता है, राइट? ये कभी कभी जब लोग समझ नहीं पाते हैं, और जो बेसिकली समाज को साफ करने के लिए मदद कर रहा है, उसी के ऊपर अगर कुछ सेक्शन लांछन उठाए, तो कभी भी आपको अपसेट या इस चीज़ का बुरा नहीं लगा? जो भी, जितना भी ही मैन हो, इंसान के अंदर दिल तो होता ही है, कभी भी आपको बुरा नहीं लगा ऐसी चीज़ों का? कोई अगर आप पे नेगेटिव चीज़ें कोई कुछ बोले तो? क्या इतनी आदत हो जाती है ना एलिगेशंस की, तो हम लोग पेपर पढ़ना बंद कर देते हैं। पेपर में अगेंस्ट ही आने वाला जो काम करता है उसके ऊपर एलिगेशन होता है, जो काम नहीं करता है उसके ऊपर तो एलिगेशन होता नहीं है। तो अभी ऐसे ऐसे टाइम आया है कि मालूम है कल कुछ न कुछ बकवास पेपर में आएगी, तो हम लोग उस दिन पेपर घर पे मंगाते ही नहीं है। तो घर वाले डिस्टर्ब होने का सवाल नहीं, हमको तो मालूम होता है क्या आने वाला है, तो ये सब करते रहते हैं। और आदत हो जाती है एलिगेशंस की, इसकी उसकी, इम्यून हो जाता है आदमी। हमारे जैसा पुलिस ऑफिसर इम्यून हो जाता है। हाँ ठीक है ना सर। पहली बार जब आपने एक क्रिमिनल को, जब आपके ज़िंदगी के ऊपर खतरा आया था, आपने जब एक क्रिमिनल को न्यूट्रलाइज किया, उस दिन घर जाके क्या थॉट्स आए दिमाग में?
जब उसकी मदर वो उसकी बॉडी लेने आई, क्लेम करने आई थी पुलिस स्टेशन में, घाटकोर पुलिस स्टेशन में था उस समय, जी। तो अच्छा नहीं लगा था मुझे। घर गया तो मेरे फादर गांव से आए हुए थे कि मुझे भी इंजरी हुई थी थोड़ी। ओह, हाँ, तो वो देखने के लिए आए थे। वो भी आपको भी गोली लगा था? गोली नहीं लगा था, एक के पास चॉपर था, एक के पास रिवॉल्वर था, चॉपर लगा था। चॉपर लगा था। कहाँ पे लगा था? कंधे पे? हाँ, उसके बाद? तो मतलब वो परेशान, सब लोग परेशान हो गए। मोर्चा ये वो सब उस समय, ये मतलब 90s में ये पुलिस ऑपरेशंस मतलब बहुत कम होते थे। ये फिल्म इंडस्ट्री में कब अंडरवर्ल्ड का इतना, दो तरीके का मैंने इन्वॉल्वमेंट सुना है सर। एक तो जब एक्सटॉर्शन कॉल्स आते थे, गुलशन कुमार जी के साथ जो हुआ वो एक खराब इंसिडेंट है, राकेश रोशन जी के ऊपर फायरिंग, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि एक्सटॉर्शन के लिए फ़ोन कॉल जा रहे हैं। और दूसरा एक इन्वॉल्वमेंट हम लोग ने सुना है कि डायरेक्ट मनी, पैसे जा रहे हैं एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मूवीज़ में। चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी के बारे में ऐसा कहा जाता है। वो तो बहुत पब्लिकली, आई थिंक अंजुम रिजवी नाम था, नाजिम रिजवी नाम था उनका, राइट? मैंने केस ओपन किया। आपने केस ओपन किया था, राइट? तो मैं उसी को लेके बोलना चाहता हूँ कि पहला इन्फॉर्मेशन आपको कब मिला कि ये फिल्म इंडस्ट्री में इस लेवल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? और शुरू से उस चीज़ का कहानी बताइए सर काइंडली कि कैसे उस चीज़ को आपने पूरा क्लोज किया। बिकॉज आज मैं इतने बॉलीवुड एक्टर्स एक्सेट्रा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी बैठता हूँ, मैं सुनता हूँ कहानियाँ कि क्या दिन था उन टाइम पे, उसके कंपैरिजन में आज कितना ज़्यादा बेहतर है। एक जमाना था 90s में, गैंगस्टर्स की इतनी दहशत थी कि दाऊद के नाम का ब्रेसलेट पहनते थे लोग, बेल्ट में डी का लोगो, हाँ वो लोगो होता था, गले में चेन में लॉकेट होता था, दाऊद का फोटो। हाँ, फोटो नहीं, डी। हाँ, अच्छा, डी मतलब रहता था, वो दिखाना है कि मैं डी गैंग का हूँ। हाँ, डी मतलब 90s में ऐसा, 88 90s में ये दौर था। कोई शादी हो रही है तो उसमें जिसके यहाँ शादी हो रही है उसको एक्सटेंशन कॉल्स, कोई फ्लैट का इंटीरियर डेकोरेशन कोई करा रहा है तो उसको फ़ोन कॉल्स, इतने देश, कोई अच्छी गाड़ी ले रहा है उसको फ़ोन कॉल्स, ऐसा माहौल था उस समय। कौन सा क्वेश्चन आपका? मैंने सर वही कि आपको पहली बार कब आपको रियलाइज हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत एग्रेसिवली, तो कुछ हम लोग फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे थे, इंटरसेप्ट कर रहे थे, तो उसमें मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा एक प्रोड्यूसर है छोटा मोटा, वो एक बड़ी फिल्म बना रहा है। तो फिर हम लोगों ने अपना एम्बिट बढ़ा दिया, ज़्यादा लोगों के फ़ोन इंटरसेप्ट करना स्टार्ट किए, तो उसमें शकील का रोल आ गया। छोटा शकील वो बात कर रहा है, स्कूल है। 90s के दशक में ये हीरो हीरोइंस की जो डायरी है डेट्स की, वो उनके पास होती थी। मतलब कौन कब फ्री है, कौन से दिन नहीं, उनके पास है। वो बताएंगे तो ये फिल्म में काम कर, ये फिल्म में काम कर। ऑफ कोर्स एकदम बड़े बड़े नहीं, लेकिन मैक्सिमम। तो ये माहौल था, आप सोचो। तो फिर ये इस चीज को आपने क्रैक करके कंप्लीटली सॉल्व कैसे किया सर? वो क्रैक मतलब सबको बुलाना स्टार्ट किया। होते तो सीधे साधे लोग हैं। सच बोलते थे आपके सामने? हाँ, सच बोलते थे। फोन आते थे, धमकी के फोन आते थे, तो डर जाते हैं लोग। प्रीति जिंटा जी वो डरी नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया इनके खिलाफ कोर्ट में आके जी। ऐसे भी लोग होते हैं। एक वीडियो है, मैंने सुना है, ऑडियो बेसिकली, बट यूट्यूब में है कुछ तो कॉन्वर्सेशन एपरेंटली, जो मुझे पता नहीं असली वॉइस है कि नहीं, बट एपरेंटली लोग कहते हैं कि वो छोटा शकील और संजय दत्त के बीच में कॉन्वर्सेशन है। ऐसा सच में हुआ था? वो दोनों हुआ था। छोटा शकील इनफैक्ट ये कह रहे थे कि संजय दत्त का बेसिकली ये पॉइंट था कि वो वॉइस का कि कोई है आपके गैंग का नाम लेके प्रीति जिंटा को बेसिकली धमकी दे रहा है, हुल दे रहा है, ये करके, दैट वाज द लैंग्वेज बेसिकली। तो शकील अपने तरफ से बोल रहे थे कि वो मेरे गैंग का आदमी हो ही नहीं सकता। तो ये जो आपने चीज़ कहा कि फ़ोन कॉल इंटरसेप्शन वगैरह एक्सेट्रा, कभी कभी रियल डी गैंग के गैंगस्टर्स होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता था कि फेक भी होते हैं। अभी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कितने फेक कॉल्स आते हैं।
बट उसका सच में कुछ इन मतलब प्रेजेंस है मुंबई अरे में? वो तो जेल में है, बट उसके साबरमती गैंग का? जेल में। गैंग का? बेसिकली नॉर्थ की गैंग है ये। छोटा मोटा इंसिडेंट साल जी। 2 साल में एखादा होता है। जी। अरुण गवली का जो ये है, एक टाइम पे आपको कहीं मतलब लोग कहते थे कि प्रदीप शर्मा जी जो है वो खाली दाऊद के गैंगस्टर्स को टारगेट करते थे न्यूट्रलाइज करने के लिए, बट आपने दूसरे गैंग्स के साथ भी उसी लेवल का आपने सख्ती रखा है, सबको न्यूट्रलाइज किया अपने तरीके से, कोई स्पेसिफिक गैंग आपने नहीं किया, राइट? बट ये कहानी जो जब आपको लोग कहते हैं कि आप स्पेसिफिकली दाऊद के गैंग को टारगेट करते थे, तो ये वो आप क्या दाऊद वाले ही सब रूमर्स उठाते थे। अच्छा, उसके ही? हाँ, खुद ही वो रूमर्स उठाते थे कि मैं हमारा मतलब वही एलिगेशंस करना। जी। तो राजन दाऊद इनकी एक्टिविटी हमारे एरिया में ज़्यादा थी। मैं बेसिकली बेंड्रा टू दहिसर ये एरिया था हमारा जी। वेस्टर्न सबब, उधर दाऊद की एक्टिविटी थी, छोटा जिनकी थी। दोनों को हम लोग भगाते थे, दौड़ाते थे दोनों गैंग के गैंग मेंबर्स को। गौली का सेंट्रल में था, तो वहाँ बाइकला साइड। हाँ उस समय था, तो सालस्कर देखता ही था वो। सालस्कर साहब अनफॉर्चुनेटली जब 26/11 के उस टाइम पे उनका आई मीन ही पास्ट अवे। एक और शख्स जो उस टाइम पे आई मीन उनके बारे में ज़्यादा लोग शायद नाम याद नहीं रखते, तुकाराम ओमले जी, जो जिन्होंने पकड़ा था कसाब को, राइट? अक्सर लोग खाली पुलिस ऑफिसर है उनके रैंक्स देखते, बट रैंक मैटर नहीं करता, बहादुरी का रैंक के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आप सर 26/11 के पूरे इस अटैक को एज अ पुलिस ऑफिसर जो सिस्टम में थे, आपने उस चीज़ को कैसे देखा, एंड आपके कलीग्स उस टाइम पे क्या कर रहे थे? आप पर्सनली कैसे उन लोग को मदद करने के लिए कोशिश कर रहे थे सर? 26/11 जब हुआ तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस सिटी में नहीं था जी, बाहर था। मुझे स्पेशली फिर बुलाया गया था, तो आने में मुझे 1.5 दिन लगा था। आपको 26 तारीख को ही कॉल आया बिकॉज दे फेल्ट योर नीड? नहीं 27 को फोन, अगले दिन आपको सालस्कर का ये सब हो गया, सालस्कर कर साहब का तो फोन आया था, फिर मैं आया था। तब तक एनएसजी टुक ओवर किया था, टुक ओवर कर लिया था। सबसे मुश्किल केस कौन सा रहा है सर आपको, मतलब जो आपको लगता है कि जेन्युइनली मतलब ये सॉल्व करना मुश्किल था, या फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना काफ़ी मुश्किल था, मतलब दिमाग से ज़्यादा चौकन्ने रह के, अलर्टनेस रह के, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या केस रहा होगा सर आपका? 2003 में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, मुलुंड ट्रेन ब्लास्ट। तो उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे जी। तो कोई क्लू नहीं मिल रहा था उस समय उसका। तो वो केस हम लोगों ने ओपन किया था। तो साकिब नाचन को पकड़ने गए थे, वहाँ कुछ इंसिडेंट्स हुए पड़गा में। फिर सचिन नाचन को ढूंढते ढूंढते हम लोगों को टेररिस्ट जो थे 3 जिन्होंने वो ब्लास्ट किए थे, उनकी इन्फॉर्मेशन मिली। तो उनको हम लोगों ने दिन में 12 बजे गोरेगांव हाईवे पे न्यूट्रलाइज किया था। वो न्यूट्रलाइज किया तो साकिब नाचन डर गया कि, तो हाई कोर्ट में उसने खुद को सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद से फिर और केस ओपन हुए साकिब नाचन के थ्रू। तो केस बहुत डिफिकल्ट था। एक और केस मैंने सुना है सर, आई थिंक जोगेश्वरी में कहीं से आप लोगों ने टेररिस्ट IC 814 के जो उनकी बैकअप टीम थी उनको, अच्छा वही सेम ग्रुप का बैकअप टीम था। हाँ, उनके जो पासपोर्ट्स वगैरह उन्होंने बना के दिए थे जी, वो सब पकड़े थे। तो जब आप लोग जोगेश्वरी में वहाँ पे पहुँचे तो एग्जैक्टली मतलब वो लोग अलर्ट थे अपने तरफ से, या फिर दे वर कंप्लीटली शॉक कि मुंबई पुलिस ने हमें? नहीं शॉक थे, नहीं तो अटैक करते थे। वो लोगों ने सरेंडर जैसा कर दिया था, मतलब उम्मीद ही नहीं था कि हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि क्लियर नहीं था। ये माया डोलास का नाम सर 90s में टू एन एक्सटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, एंड फिर लोखंडवाला का जो शूट आउट हुआ था उसमें वो दिलीप बुआ उसके पूरे गैंगस्टर्स ये मारे गए, राइट? ऐसा कहा जाता था कि दाऊद और उसके बीच में बेसिकली प्रॉब्लम्स चालू हुए, जैसा कि आपको अपने एक मूवी है शूट आउट एट लोखंडवाला, उसमें भी वैसे ही दिखाया गया कि दोनों के बीच में तक मतलब प्रॉब्लम चालू हुआ, तब जाके दाऊद ने उसका इन्फॉर्मेशन दिया एंड तब जाके उसके ऊपर वो अटैक हुआ। ये ऐसे चीज़ ये सब रूमर्स हैं, र्यूमर्स है, राइट? हाँ।
पुलिस को डिमोरलाइज करने के लिए इतना अच्छा काम किया है। उस समय जो एडिशनल कमिश्नर थे, खान साहब थे मेरे ख्याल से। आफ्ताब अहमद खान, जी। ए खान जी। कितना अच्छा नेटवर्क था उनका। तो उनका जो श्रेय है उनको देना चाहिए ना। दाऊद क्यों देगा अपने आदमियों की इंफॉर्मेशन? सही बात है। बट पुलिस को नीचा दिखाने के लिए ऐसे रूमर्स जब उनकी तरफ से नेगेटिव पीआर फैलाते थे। हाँ, तो ये रूमर्स हुई और उनके पीछे लगे सब लोग। बट आपको क्यों लगता है सर कि ऐसे सिचुएशन में लोग जो हीरो है उसको बिलीव नहीं करके, मतलब आप लोग तो हीरोज ही हो ना, आपको बिलीव नहीं करके नेचुरल इंस्टिंक्ट क्यों लोगों का होता है कि मैं गैंगस्टर पे बिलीव करूं या डॉन पे बिलीव करूं? अब यार फिल्म में देखो, विलन की एंट्री होती है सब ताली बजाते हैं, हीरो की एंट्री पे कोई ताली बजाते हैं? तो हमारा जो साइकोलॉजी है पब्लिक की, जो वायलेंस करता है उसको सपोर्ट करती है, ये साइकोलॉजी है। इनफैक्ट शूट आउट एट लोखंडवाला मूवी में बच्चन साहब का एक सीन था, आपने अगर देखा होगा कि नहीं, कि कुछ तो वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि अगर आपके घर के बाहर एक आदमी खड़ा, दो आदमी खड़े हैं गन लेके, एक है कोई गैंगस्टर और दूसरे है इनकाउंटर जो उन लोग संजय दत्त एंड बाकी जो कास्ट थे वो, आप एज एन ऑडियंस, आप एज अ जनता, आप किसको प्रेफर करेंगे बाहर अपने घर के बंदूक के साथ, ऐसे गैंगस्टर को या फिर एक ऐसे बहादुर पुलिस ऑफिसर को? तो वहाँ पे कहानी खत्म हो जाता है, राइट? वही आपके लिए पर्सनल चैलेंजेस फैमिली के, से फॉर एग्जांपल आप यू आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर, यू हैव अ वाइफ एज वेल, आपका जो फैमिली नेटवर्क है एंड एवरीथिंग, उनका सपोर्ट आपकी जिंदगी में कितना महत्व था, स्पेशली एट द पीक ऑफ योर करियर सर? पहली बात तो हम बाहर क्या गुल खिला रहे हैं, कोई भी पुलिस ऑफिसर फैमिली के साथ 99% लोग शेयर नहीं करते, तो उनको ज़्यादा मालूम नहीं होता है पहली बात तो। और जब मालूम, बच्चे बड़े हो जाते हैं, मालूम होना स्टार्ट होता है, कॉलेजेस स्कूल्स में उनको बताते हैं तुम्हारा फादर तो ये है, ये है, ये है, तो फिर हम शेयर करते हैं, उनको बताते हैं, पूरा सपोर्ट होता है फैमिली का, तभी इतना आगे हम लोग जा सकते हैं। मैं बॉलीवुड एक्सटॉर्शंस के बारे में सर बात कर रहा था, उस चीज़ को लेके ये और कब तक चला? और चोरी चोरी चुपके चुपके का तो मूवी सबसे पहले सबको पता ही है, उसके अलावा और कौन से मूवीज़ थे जो आपके इंफॉर्मेशन नेटवर्क के हिसाब से अंडरवर्ल्ड से फाइनेंस थे? उस समय तो यही मूवी थी, जब ये हो गई तो फिर लोग एकदम अलर्ट हो गए। तो फिर फाइनेंस लेना वहां से बंद कर दिया। उसका दाऊद को झटका कैसे लगा? फाइनेंस कोई खुद होके लेता नहीं था, वो लोग फोर्स करते थे, हम फिल्म बना रहे हैं, तुम आओ तुम आओ तुम आओ। बट उस टाइम की हीरोइंस जो थी, जो शायद उतने पॉपुलर नहीं थे बट शायद पॉपुलर बनना चाहते थे, तो वो लोग ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन्स, दाऊद हो, इन लोग का मदद लेते थे, ये बिकॉज ये भी दिखाया जाता है काफी फिल्म। हाँ है ना, मोनिका बेदी ग्लेरिंग एग्जांपल है अबू सलीम की मदद से। लेकिन एंड क्या हुआ है उसका? शॉर्टकट से तो कुछ का नहीं कुछ होता आज है, तक मेहनत है। अगर तुम्हारे में मेरिट है, इस सिटी में तुम्हारे में अगर मेरिट है तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एंड मेरिट इज ऑलवेज काउंटेड। बिल्कुल। आपके ऊपर आपके करियर में पूरे अभी तक कभी भी कोई डायरेक्ट अटैक हुआ? डायरेक्ट अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन कोई कहीं पकड़ा जाता है क्रिमिनल, कोई एजेंसी पकड़ती है या दिल्ली में पकड़ा जाता है, वो स्टेटमेंट देता है कि मैंने ऐसा ऐसा, मुझे इनको ट्रैक करने के लिए बोला गया था, तब इन्फॉर्मेशन आती है कि ऐसा ऐसा, तुम जरा अलर्ट रहो। बट आप तो आई डोंट थिंक आप जैसे रहते हो हमेशा बिंदास वैसे ही रहते हो। अभी आदत हो गई, डर डर के 150 साल जिंदा थोड़ी रहना है। क्या बात है। आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल अप्रोच। वी आर स्लोली कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ द कॉन्वर्सेशन सर। मेरे और कुछ सवाल है, फिर हमारा ये पॉडकास्ट खत्म होने वाला है। वो ये है कि मैं आपके साइकोलॉजी को थोड़ा बचपन से समझना चाहता हूँ कि एक तो होता है इंसान जब ट्रेनिंग करके पुलिस फोर्स में आता है, राइट? बचपन के टाइम पे आपका चाइल्डहुड कैसा था, एंड उस टाइम पे आप इंस्पिरेशन किन चीज़ों के ऊपर ढूंढते थे? मेरे फादर प्रोफेसर थे इंग्लिश के जी। तो हमारे घर पे हमेशा स्टूडेंट्स वगैरह आते रहते थे, तो मैं बचपन में उनसे इंटरेक्ट करता था, दरवाजा में ही खुलता था। फिर फादर ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे उनको। मेरे फादर चाहते थे कि मैं पुलिस ये प्रोफेसर वगैरह बनूं। अच्छा। तो वो डायरेक्शन में मुझे लेके जा रहे थे जी। लेकिन इंसिडेंट एक दिन ऐसा होगा कि हमारे घर के पास
एक बंगले में एक पुलिस ऑफिसर रहने आया है। ओह, हाँ, तो मैं डेली उसको, उसके टाइमिंग तो होती नॉर्मली जी, पुलिस के, लेकिन जी, एक 9-10 बजे वो ऑफिस जाता था, जी, बुलेट पे कवर जी, लगा के जी, यूनिफॉर्म में, तो हमेशा उसको देखता रहता था मैं। जी, धीरे धीरे उसके घर जाना स्टार्ट किया, अकेला रहता था वो, फैमिली उसकी और कहीं थी, पोस्टिंग होके आया था, तो मेरी दोस्ती हो गई उससे, तो किससे सुनाता था आज, फिर मैं बोलता आज, वो बोलता था आज मैंने 5 चोर पकड़े, तो फिर मैं सुनता था कैसे पकड़े, मतलब ऐसा। तो ऐसे में धीरे धीरे अट्रैक्ट होते गए। और आपको जेन्युइनली पहली बार महसूस कब हुआ कि एक होता है कहानी सुनना, इंस्पिरेशन लेना, कि अब तो मुझे यही करना है? बिकॉज उस टाइम पे भी मुझे पता है कि शायद आपके फादर स्टिल चाहते होंगे उनके तरफ से कि आप प्रोफेसर बनो, हाँ। बट फैमिली की तरफ से वो सपोर्ट कब आना चालू हुआ? फैमिली की तरफ से फादर जी जब मेरे रिटायर हो गए, मेरे साथ आके रहने लगे, तो देखा है लोग अप्रिशिएट करते हैं, पेपर में ये सब चलते रहता है, जी, तो उनको अच्छा लगने लगा। बोले अभी हो ही गया है तो सपोर्ट करो इसको। जी, जैसे कोई लव मैरिज करता है जी, इंटरकास्ट, जी, पहले अपोज होता है, बिल्कुल, उसके बाद सपोर्ट, एक्सेप्ट करते हैं फिर उसको, बिल्कुल। वैसा। एक चीज़ आई थिंक मेरे दर्शकों को ज़रूर जानना चाहिए, आपके ऊपर एक मूवी भी आई थिंक आ रहा है अब तक, 112 बोल के, राइट? दैट इज़ द नेम ऑफ द मूवी। नहीं, अभी आ रही है। आ रही है, राइट? आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, आ रही नहीं। है। तो वो आपके ज़िंदगी के ऊपर वो मूवी हाँ, हाँ। हम देखेंगे, राइट? सो बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट ये टाइटल जो है अब तक 112, ये 112 जो नंबर है, ये इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि जितना आपने काम किया उस हिसाब से दैट्स जस्ट अ नंबर। बट आपके ऊपर ये बहुत लोग बोलते थे कि ये जो है नंबर्स के पीछे द पुलिस आर गोइंग, सिर्फ आपके लिए नहीं, जो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिनको अगेन मीडिया टर्म, बट जो आप लोगों को बोलते थे कि नंबर्स के पीछे कंपटीशन कर रहे हैं, ये है वो है एक्सेट्रा। एक तरफ एक इंसान डेडिकेटेडली शहर को सेव करने के लिए अपना काम कर रहा है, अरेस्ट करने जाता है, जो भी है सब करता है, एंड नंबर्स, गैंगस्टर्स का आई थिंक नंबर ही इतना 1000 के ऊपर तो शायद होंगे, तो उसके सामने मेरे ख्याल से 112 बहुत ही कम नंबर है जो टोटल गैंगस्टर्स होंगे, राइट? बट ये नंबर्स का जब आपके ऊपर बोला जाता था कि प्रदीप शर्मा जी जो है मे बी ही चेजेस नंबर्स, जेन्युइनली मुझे बताना सर, कभी भी आपको बुरा नहीं लगा? बिकॉज आप तो अपना काम ही कर रहे मैंने हो। बताया कि इम्यून हो जाता है पुलिस ऑफिसर। बट इम्यून तो सर इवेंचुअली होता है ना, इतने- स्टार्टिंग में कैसे होता है इम्यून? नहीं, ये जब नंबर बढ़ता गया तभी लोगों ने एलिगेशन, तब तक इम्यून हो चुका था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मैं पहले ही बताया, जो काम करता है एलिगेशंस उस पे होते हैं, जो काम ही नहीं करेगा, चेज ही नहीं करेगा। और हजारों गैंगस्टर पकड़े हैं मैंने, उसका एक नहीं तो count, फिगर 1000 के ऊपर काउंट होता था। जिन लोग को आपने अरेस्ट किया। हाँ, टेररिस्ट पकड़े हैं मैंने, बताया IC जी, 814 जी, वाले, बिल्कुल। उनके पास एंटी टैंक मिसाइल्स, ग्रेनेड्स की एक टोपली भर के ग्रेनेड्स थे, 2-2 AK-56, 5-5 9mm पिस्टल्स, दुनिया भर की राउंड्स, ये सब पकड़े हैं मैंने। अगर नंबर चेज करते होते थे, जिंदा थोड़ी रहते थे लोग। बिल्कुल, तब तो और भी अब ज्यादा वो होता। अजीत दीवानी को 4 शूटर थे उसको मारने वाले, सबको पकड़ा है। ऐसे कितने इंसिडेंट्स है, कितने लोगों को पकड़ा है, हजारों लोगों को पकड़ा है मैंने। ये IC 814 वाले जो टेररिस्ट थे सर, इनका कोई लार्जर मकसद था, कोई किसी को असैसिनेट करने का या मारने हाँ, का? था, इनको था, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। ठीक है, कोई नहीं, बट वो हमारे देश के कोई हाँ, बड़े व्यक्ति हैं, सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन। तो हर तरीके से पाकिस्तान, ये इंडिया पाकिस्तान को भी, ड्रिवन, हाँ, वीक, ऑफ कोर्स इंडिया को वीक करना चाहता है। जैसे हमारे एजेंट्स बोलिए या फिर हमारे जो स्पाइस बोलिए, उनके वहाँ पे है, ये पॉसिबिलिटी है कि उनके जो है पाकिस्तान के जो ISI वाले लोग हैं वो भी हमारे देश में घुल मिल गए हो, ऐसे तरीके से ये पॉसिबिलिटी है सर? हाँ, टाइम टू टाइम पकड़े जाते हैं, आप पढ़ते हो पेपर में, एंड यू नेवर नो। बट ये राकेश बेदी वाला, पता नहीं आपने कितना इंस्टाग्राम पे देखा होगा, राकेश बेदी वाला जो कैरेक्टर है जमील जमाली का धुरंधर में, वो वहाँ के एक पॉलिटिशियन है नबील गबोली बोल के, उनके ऊपर बेसिकली बेस्ड है। तो मज़े का किस्सा क्या है सर, जब पहले धुरंधर आया तो उन्होंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए वहाँ पे कि राकेश बेदी का कैरेक्टर मेरे ऊपर है वगैरह एक्सेट्रा। सेकंड धुरंधर जब आया, जब उनको इंडियन स्पाई दिखा दिया, तो वो फिर पलट गए अपने तरफ से। तो ये राकेश बेदी के परफॉर्मेंस एज एन एक्टर आपको कितना मजा आया? बहुत ही मजा आया।
क्योंकि अच्छा वो भी लगा। बहुत सीनियर एक्टर है, राइट? हाँ, पर्सनली जानता हूँ उनको मैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है उन्होंने। आप मतलब ओवरऑल कौन सी जगह कौन से समय को क्या बोलेंगे जी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जी सही बात और है। गुस्सा नाम की चीज नहीं है, हाँ, सामने वाला कुछ भी उनको बोले हंसते हंसते बात करना। एक और आपने बहुत सक्सेसफुली केस सॉल्व किया था, वो है आईपीएल का बेटिंग केस, कुछ तो चल रहा बेटिंग था। सेंडी, हाँ। वो पूरा कहानी बताइए सर प्लीज। सोनू जलान नाम का एक बुकी था, आज वो कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि पुलिस में नहीं हूँ। उस समय जोर से था, दाऊद से कनेक्टेड था, उस रवि पुजारी से कनेक्टेड था, उसको मकोका लगाया गया, 1.5-2 साल अंदर था। तो मैच फिक्सिंग वगैरह वो सब मतलब वो इन्फॉर्मेशन वगैरह थी, वेरीफाई की हम लोगों ने, बहुत बड़ा सिंडिकेट ओपन किया था सोनू जलान। जी, उसमें कोई भी बॉलीवुड के हस्ती वगैरह इन्वॉल्व थे? हाँ, इन्वॉल्व तो नहीं थे, मतलब ब्लैकमेल करता था वो सोनू जलान इसको, सलमान खान के भाई को। सोहेल खान? नहीं, अरबाज खान? अरबाज खान, उनको बुलाया था, लेकिन उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्लीन चिट मिली थी उनको उससे। क्या ये सच बात है कि चोरी चोरी चुपके के साइन करने के लिए सलमान खान को धमकाया गया था जबरदस्ती? नहीं, मैं कुछ बोलना उचित नहीं समझूंगा। ओके, नहीं, फेयर एनफ, आई रिस्पेक्ट योर कॉल सर। बट अगेन, कहा चीज़ें बोली जाती है तो हमारे तरफ से हमको जब मौका मिलता है प्रश्न पूछने के लिए तो हम उस हिसाब से पूछते हैं। आपके लिए सर मेरे आखिरी के 2 सवाल यही रहेंगे कि जितने भी चैलेंजेस आपने फेस किए एज अ पुलिस ऑफिसर, आज के दिन में जब यंग पुलिस ऑफिसर्स ऑफ मुंबई पुलिस हो या आप कहीं और देश में जाते हो, वो अगर जब आपको मिलते हैं, आपको प्रेम देते हैं, इज्जत देते हैं, क्या आपसे सीखना चाहते हैं वो, क्या आपसे यूजुअली पूछते हैं वो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर पुलिस ऑफिसर बने? कई पुलिस ऑफिसर्स आज भी मेरे पास आते हैं, कहीं रास्ते में मिल जाते हैं, कहीं मिल जाते हैं। मैं दिल्ली जाता हूँ, यहाँ जाता तो मिल जाते हैं, तो सबको लगता है हम भी ऐसे ही बने हैं, रोल मॉडल जैसा फील करते हैं, अच्छा लगता है हम लोगों को। मैं यही बोलूँगा कि अपना जो काम है, ड्यूटी है, अभी उस समय का जो दौर था वो तो दौर है नहीं। आज छोटा मोटा टेररिज्म बचा है, साइबर फ्रॉड्स हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान दें। जो लोगों के पैसे हाईजैक हो जाते हैं अकाउंट से, जी, 1-2 गलत क्लिक करने की वजह से मोबाइल में, तो उसको लोगों को उससे छुट्टी, निजात दिलाएं बोल रहे ये माया डोलास का जो हम बात कर रहे थे सर, माया डोलास और दिलीप बुआ के बीच में, दोनों के बीच में ज़्यादा खतरनाक कौन था और क्यों? दिलीप बुआ थोड़ा क्रैक था, क्रैक एज इन सर? मतलब साइको जो बोलते हैं ना, वो था। वो आदमी डेंजरस होता है, तो मतलब वो सोचता नहीं है ज़्यादा आगे पीछे का ज़्यादा। तो वो दिलीप, मेरे हिसाब से दिलीप बुआ। माया डोलस को तो मैंने खुद ने पकड़ा था 91 में, घाटकोर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। तो एक बार में ज़्यादा शराब पी ली उसने डांस बार में, जी साईनाथ डांस बार का नाम था। जी तो असल्फा विलेज में वो बार है। मैं आगे ही नाकाबंदी में खड़ा था यूनिफॉर्म पहन के, ये आया, वेपन तो रास्ते में फेंक दिया उसने, फायरिंग की तो पुलिस आने लगी, तो ये भागा। तो नाकाबंदी में हम लोगों ने इसको पकड़ा था। तो नाकाबंदी में पकड़ा तो इसने गलत नाम बताया, तो गलत नाम मैं इसको पुलिस स्टेशन भेज दिया। पुलिस स्टेशन में इसको मेडिकल वगैरह किया इसका, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, और कोई तो एक केस में जो फायरिंग का केस है उसमें अरेस्ट किया। तो मीरा बोरवणकर मैडम जो बाद में हमारी जॉइंट सीपी थी, उस समय डीसीपी जोन 4 थी। जोन 4 मतलब वो माटुंगा में डीसीपी थी वो। तो उनका फोन आया, इसको न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया? अरे माला वो पकड़ा गया, न्यूट्रलाइज कैसे करें? तो उस समय पकड़ा था उसको मैंने। पर उस टाइम पे वो उतना खतरनाक था? खतरनाक था ना। बाद में फिर 2 महीने बाद फिर जेल से भाग गया 91 में, 90s में। बट ये जेल के अंदर से कैसे भागते थे सर? अंदर से मदद अंदर से मिलता नहीं, था? कोई डेट को जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, फिर भागते हैं।
वो जब पकड़ा गया था आपको उसने क्या बोला? माया ने वो तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल था, शराबी एकदम, सेंस नहीं है कुछ कोई नशे सेंस में। नहीं था। और दिलीप बुआ के साथ डायरेक्ट कभी कुछ आपका ये हुआ? हाँ, मैं और एक हमारे मेरे बॉस थे इंस्पेक्टर गदरे, अविनाश गदरे, जी। वो भी क्राइम ब्रांच में थे। जी। तो हम दिलीप बुआ को वसई विरार में छुपाता है, हम दोनों ने इसको पकड़ा था। एक पुलिसमैन था हमारे साथ, उसके पास कार्बाइन थी, डायरेक्ट कार्बाइन लगा दी थी, कुछ नहीं, ऐसा करके पकड़ लिया था। तो कोई मतलब इसने वो रेजिस्ट नहीं किया था, अरेस्ट, हाथ उठा दिए थे। मैं जितना कहानी सुन रहा हूँ सर, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि कहानियाँ ख़त्म तो होगी नहीं, इतना लेजेंडरी आपका करियर रहा है। बट वही मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि वट एवर इट इज़, अगर आपके पूरे पुलिस करियर का टॉप 3 बेस्ट फ्लैशबैक्स अगर आपको पूछा जाए, तो वो टॉप 3 बेस्ट फ्लैशबैक्स क्या होंगे जो आप हमेशा अपने खुद के बारे में प्राउड फील करोगे? बेसिकली समय ऐसा था जब हम लोग पुलिस में थे कि हमारा हर फोन कॉल एक स्टोरी होता था, उसके पीछे कुछ न कुछ स्टोरी होती थी। तो ऐसे तो कई सारे इंसिडेंट्स हैं, 3 ही ऐसा नहीं, मैं मतलब आप 3 से ज़्यादा भी बता सकते हो सर, हम नहीं, सुनने के बता लिए रहा तैयार है। हूँ, दुनिया भर के इंसिडेंट्स हैं। बट कुछ स्पेशल अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बताना चाहोगे जो आपके दिल में दिमाग में अभी आ रहा है। IC 814, हम्म, लश्कर ए तौयबा के 3 टेररिस्ट जो गोरेगांव हाईवे के पास दिन में 12 बजे हम लोगों ने यूटिलाइज किए थे। सादिक कालिया, हम्म, शकील का शूटर था, जिसका फोटो ही नहीं था किसके पास, उसको शाम को 5 बजे दादर स्टेशन पे कोहिनूर इंस्टीट्यूट है मनोज जोशी सर की, जी, उसके सामने शाम को 5 बजे फुल मार्केट में पकड़ने गए थे, न्यूट्रलाइज किया था उसको भीड़ में एकदम। उस समय के MP थे मोहन रावले जी, वो अंबेडकर कॉलेज में आने वाले थे, तो उनको मारने के लिए निकला था। मतलब ऑन द वे था मारने के लिए, और आपने ऑन द वे में ही उसको न्यूट्रलाइज किया, न्यूट्रलाइज किया था। तो बचा लिया आपने लिटरली। हाँ, तो वो जो पॉलिटिशियन थे वो बाद में आपसे मिले, उन्होंने आपको थैंक यू वगैरह बोला, सब कुछ मिल जाए ना। आपने पूरी लिटरली टीम। उनका जान बचाया। हाँ, नहीं जान तो नहीं, मतलब वो उनके पास भी प्रोटेक्शन था, लेकिन बिल्कुल ऑन द वे था। सर, आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो खबरी नेटवर्क होता है, ये खबरी यूजुअली कैसे इंसान खबरी बनता है, और ये कौन कौन यूजुअली, मतलब ऑफ कोर्स आप ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते, जितना बता सकते हो उस हिसाब से, खबरी कोई भी हो सकता है? कोई आप भी मेरे इन्फॉर्मेंट हो सकते हो। अच्छा पुलिस फ्रेंड बोलेंगे, खबरी वर्ड जी, प्रॉपर नहीं है। जी, इन्फॉर्मर। हाँ, पुलिस फ्रेंड, पुलिस को जो हेल्प करता है, सोसाइटी की हेल्प करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू टॉक टू यू एंड हैव यू ऑन माय शो फॉर अ पॉडकास्ट। और जो आपने ज़िंदगी जिया है, जिस रिस्पेक्ट एंड जिस क्रेडिबिलिटी के साथ जिया है, वो 1 घंटे में वो सीमित करना तो पॉसिबल है नहीं। बट मैं खाली आपके लिए प्रे कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ कि आप हमेशा हेल्दी रहो, खुश रहो, आपके फैमिली को हमेशा अच्छा टाइम उनका चलता रहे। एंड सर, मेरे शो का एक फॉर्मेट है कि मैं मेरे सब गेस्ट को एक तोहफा देता हूँ। तो ये तोहफा आई एम श्योर या तो आपकी डॉटर या आपकी बिलवड वाइफ को ज़रूर पसंद आएगा। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। इट्स अ प्लेजर। दैट्स अ रैप विद द वन एंड ओनली प्रदीप शर्मा सर। आई थिंक अ लॉट ऑफ चीज़ जो उन्होंने ऑलरेडी अंडरवर्ल्ड के बारे में पहले कहा है, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता था, बट देन अ लॉट ऑफ हिज पर्सनल एस्पेक्ट जो है एक ब्रेव पुलिस ऑफिसर का, वो हम लोग ने आज समझा, अलॉन्ग साइड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। तो डू गिव सर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट दैट ही ऑलवेज डिजर्व्स। एंड एक मूवी जो हम लोग ने बात किया उनके ऊपर आ रहा है, कब आएगा वो इवेंचुअली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वो भी ज़रूर देखना, एंजॉय कीजिएगा। दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड दैट्स अ रैप ऑन द सनी जी शो विद द वन एंड ओनली प्रदीप शर्मा सर। दिस इज़ अ ग्रेट एपिसोड ऑफ कॉप ऑन टॉप। थैंक यू so much. God bless, take care, stay safe, and thank you.